नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सिंदूर की होली हम पढ़ रहे हैं। सिंदूर की होली के अंतर्गत भाग ये तीसरा है। आज हम भाग पढ़ेंगे वो तीसरा है। इसके पहले हम भाग 1 और भाग 2 अपलोड कर चुके हैं। हमारे YouTube चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद भाग 3 पर आइए, वरना आप लोग को ये नाटक पूर्णतः समझ नहीं आएगी। ठीक, तो हम चलते हैं आगे। जिन्होंने नहीं देखा पहले वो देख लीजिए, नहीं तो नाटक समझ नहीं आएगी। मैं बार बार कह रही हूँ। मनोज शंकर कहता है, प्रसन्न तो हो? मनोरमा, मैं? मनोज शंकर, हाँ तुम। यहाँ और कोई है जिसे पूछ रहा हूँ? वाह, कितना सुंदर चित्र है। चित्र देखने में जैसे तन्मय हो जाता है। मनोरमा उसकी ओर देखती रहती है। यह चित्र बिल्कुल कल्पित है। मनोरमा, नहीं, एक लड़का यहाँ कई दिन हुए आया था। इस परगने का कोई जमींदार था। तो ये किस लड़के की बात हो रही है? हम भाग पहले में जान चुके हैं। ये जमींदार कौन है? तो ये जो है रजनीकांत के संबंध में बात हो रही है, जिसको मरवा दिया गया है उसके चाचा के द्वारा। ठीक, उसके बाप को मरे अभी साल भर भी नहीं हुए और उसे अभी, जैसे कि सुनती हूँ, किसी राय साहब और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। ये राय साहब कौन है? ये राय साहब उसके चाचा। ठीक, चाचा कौन? चाचा का क्या नाम है? भगवंत सिंह। ठीक, ये सभी चीजें आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप लोग भाग 1 और 2 देखेंगे। मनोज शंकर, ओह, माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था क्या? चित्र की ओर देखते हुए, मालूम होता है अब हंस देगा। इतना सुंदर और सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी यह भावना अभी नहीं मरी? एकाएक गंभीर हो उठता है। उसने इस चित्र का क्या नाम रखा था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भाग में भी बताया था कि मनोरमा ने इस चित्र का नाम रखा था यौवन के द्वार पर। मनोरमा, आज से तुम्हारी परीक्षा थी ना? मनोज शंकर, थी तो, लेकिन अब परीक्षा नहीं दूंगा। मनोरमा, राजनीति का काम करना है क्या? मनोज शंकर, नहीं। मनोरमा, तब? मनोज शंकर, बीमार हूं। गहरी सांस लेता है। मुरारीलाल और चंद्रकला का प्रवेश होता है। चंद्रकला कौन? मुरारीलाल की बेटी। और मुरारीलाल कौन? एक भ्रष्ट डिप्टी कलेक्टर। हम इसके संबंध में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि कितना रजनीकांत की मृत्यु के मामले को दबाने में के लिए कितना लेता है? ये 40,000 की घूस लेता है। मुरारीलाल, मनोज, तुम कहाँ? परीक्षा नहीं दी? मनोज शंकर, जी नहीं। मुरारीलाल, क्यों? मनोज शंकर, कोई लाभ नहीं। मुरारीलाल, रुपए नहीं मिला क्या? मनोज शंकर, मिला तो। मुरारीलाल, तब? मनोज शंकर, रुपया मिला, इसलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। मुरारीलाल, लेकिन मैं पूछता हूं क्यों? किस लिए? मनोज शंकर, लेकिन मैं कहता हूं इसलिए कि अभी 15 दिन हुए मुझे 400 रुपए आपने भेजा था, फिर 200 और क्यों भेज दिया? मुरारीलाल, तुम्हारे आराम के लिए। मनोज शंकर, आपको केवल 600 रुपया वेतन मिलता है और 600 आपने मुझे ही भेज दिया। घर का काम कैसे चलेगा? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से इसकी कथन से ही समझ में आ जाता है कि मुरारीलाल कितना भ्रष्ट है। उसका एक तरह से वेतन कितना है? 600। और 600 उसने किसको भेज रखा है? 600 उसने मनोज शंकर को भेज रखा है। ठीक। मुरारीलाल, इसकी चिंता तुम्हें क्यों हो? मनोज शंकर, इस संदेह में कि इस तरह आपने नैतिक पतन की, क्या होगा? क्या कह रहे हैं मनोज शंकर? कि इसलिए इसमें संदेह हो रहा है कि इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। अपना सारा वेतन मुझे देकर आप अनुचित रीति पर अपने लिए रुपए। मुरारीलाल, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या?
मनोशंकर चित्र उठाकर, आप कह सकते हैं यदि यह मारा गया हो तो इसमें आपका अपराध किस अंश तक होगा? तीव्र दृष्टि से उनकी ओर देखता है। मुरारीलाल संदेह से, तुम्हें क्या हो गया है? मनोशंकर गंभीरता से, गंभीर होकर कह रहा है वो, आज 15 दिन से बाबूजी को क्या कह रहा है? आज 15 दिन से बाबूजी को बराबर स्वप्न में देखता हूं। मेरा मानसिक रोग बढ़ रहा है। अब ये इसके बाबूजी को भी किसने मारा था? इसके बाबूजी ने, मनोशंकर के बाबूजी को पहले ही हम पढ़ चुके हैं, मुरारीलाल ने ही मारा है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुरारीलाल और उसके मुंशी ने मिलकर मारा था, नाव से गिरा दिया था। किसके बाबूजी को? मनोशंकर के। ठीक, जोर से सांस लेकर, कॉलेज से लौ उठाकर जैसे आंख फोड़कर निकल जाना चाहती है। यही दशा रही तो मैं 10-5 दिन भी नहीं रह सकता। मेरे मरने से आपका क्या लाभ होगा? मुरारीलाल की ओर ध्यान से देखने लगता है। मुरारीलाल, मैं तुम्हें अपने पुत्र से किसी अंश में भी कम नहीं समझता। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं। इसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। कौन कह रहा है ये कह रहा है मुरारीलाल। ठीक, मनोशंकर, 10 वर्ष का समय निकल गया। आप रुपए के बल पर मुझे विनोद और ऐश्वर्य में अंधा बना देना चाहते हैं, जिसमें मैं आपसे न पूछूं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की? वास्तव में मारा तो उसी ने था और बता क्या दिया था कि उसके पिताजी ने आत्महत्या की है। ठीक, ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है यह रहस्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में जो आग लगी है वह कितनी दारुण है, आप उसे नहीं देखना चाहते। इस तरह कब तक मेरा प्राण बचेगा? मुरारीलाल उद्वेग से उसकी ओर देखने लगता है। सामने की ओर से आदमी एक चिढ़ोला लेकर प्रवेश करता है और बंगले के बरामदे में उतार देता है। मुरारीलाल चौंक कर देखता है और आगे बढ़ता है। बरामदे में पहुंच जाता है। मुरारीलाल, ए रजनीकांत, अंत में हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। चंद्रकला जल्दी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आंख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है। खून की धार सिर से होकर नीचे पैर तक चली गई है, जिसमें कुर्ता धोती रंग गई है। चंद्रकला क्षण भर उसे देखती रहती है। अंततः क्या करता है? रजनीकांत को वो लोग मरवा ही देता है। ठीक, चंद्रकला, आह, अभी इस मुस्कुराहट, फिर रुमाल से अपना मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती है। माहिर अली वहीं फर्श पर रजनीकांत की लाश के पास बैठ जाता है। माहिर अली, आह, मार डाला बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई हैं। मुरारीलाल झुककर रजनीकांत की ओर देखने लगता है। दूसरे अंक की शुरुआत होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कितने सिंदूर की होली में कुल कितने अंक हैं? सिंदूर की होली में कुल 3 अंक हैं। ठीक है, बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं। बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है, जिसके दोनों बंगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई हैं। संध्या हो रही है। मनोशंकर बरामदे की बाईं ओर के गोल कमरे से निकलता है। सामने आकर बाहर की ओर देखता है। काशी सिल्क का कुर्ता और बंगाली तौर पर दाईं ओर से बाईं ओर को रेशमी चादर डाले है। धोती भी बंगाली ढंग का चुनकर नीचे की ओर लटकती हुई पहने हैं। पैर में पंजाबी जूता है। शरीर का गठन तो सुदृढ़ है, लेकिन उसकी आंखें नीचे को धंस रही हैं।
जिसे उसकी चिंता का पता लगता है, वहीं खड़ा खड़ा बांसुरी बजाने लगता है। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा बरामदे से आकर, मुझे भी सिखला दो। मनोशंकर घूमकर, किस लिए? मनोरमा, जानती हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। मनोशंकर, लेकिन क्यों? मनोरमा, लेकिन क्यों? मनोशंकर, मैं तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को न सो। कहा है कभी? मनोरमा, मुझे नींद नहीं आती। गंभीर हो उठती है मनोशंकर। अच्छा, तो फिर बांसुरी बजाने से नींद आ जाएगी? नींद की दवा तो सुंदर रही। मनोरमा, नींद नहीं आएगी तो यूं ही समय तो सुख से बीतेगा। मनोशंकर, लेकिन यह तुम कैसे जानती हो कि बांसुरी बजाने से सुख होता है? मेरा तो स्वास्थ्य इसी ने बिगाड़ रखा है। डॉक्टर गए? मनोरमा, अभी नहीं। मनोशंकर, क्या कर रहे हैं? मनोरमा, क्या कर रहे हैं? देह दबा रहे हैं। मनोशंकर, देह दबा रहे हैं? मुस्कुराकर, तुम भी तो। मनोरमा, परिहास समझते हो? चलकर देख लो। कभी सिर पर हाथ रखते हैं, कभी छाती पर, कभी बाह पर, कभी जांघ पर। तो मैं समझती हूं कि वह खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोशंकर, वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मनोरमा धरती की ओर देखने लगती है। क्यों? इधर देखो। मनोरमा गंभीर होकर, ठीक उसी तरह जिस तरह वे खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोशंकर, नहीं, उनका खिलवाड़ घड़ी दो घड़ी, दिन 2 दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। उसका अंत तो मेरे अंत है ना, उसका अंत तो मेरा अंत है ना। मनोरमा, अभी केवल 2 महीने हुए तुमने मुझे देखा है। जी। मनोशंकर, तो बस 2 महीने में यह खिलवाड़ भी प्रारंभ कर रखा है तुमने? मनोरमा, मैंने? मनोशंकर, हाँ तुमने। मनोरमा, यदि मैं सीधे शब्दों में कह दूं तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं यह कहती नहीं। मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूं, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। मनोशंकर, भयंकर है? मनोरमा, भयंकर है, भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रीझ गई कि उसके लिए बीमार पड़ गई। हम लोगों को अपने से महान होना है। मनोज, तुम्हारे साहब भी तुमसे प्रेम करने लगे हैं। गंभीर होकर, दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए यहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह जो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। किसकी तरह हो गई है पुरुष जाति? जो इतनी भूखी कि कुछ टुकड़ों के लिए द्वंद्व हो जाता है, ठीक, लेकिन ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है, वैसी ही हो गई है तुम्हारी पुरुष जाति। मनोशंकर उसकी ओर उद्विग्न होकर देखने लगता है। इस तरह क्यों देखते हो? तुम ही कहो कुछ सोचकर। मैं विधवा हूं। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूं, तब भी मैं किस तरह बन तुम्हारी या डिप्टी साहब की? जहां मनोशंकर, जहां मनोरमा च च च आज नहीं समझ जहां, तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई नहीं, कोई आशा नहीं। मनोशंकर बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखती रहती है। नहीं मानोगे? मनोशंकर, इसमें भी बुराई है। मनोरमा, इसमें एक प्रकार का विष
एक प्रकार की नशा है, एक प्रकार की नशा है। मनोशंकर, मैं तो अब बिना इसके जी ही नहीं सकता। मनोरमा, विषाद का स्वर न जग बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई ले लेकर जीना अच्छा नहीं जी। मनोशंकर, कहीं आनंद है भी या यूं ही। मनोरमा, कहाँ आनंद नहीं है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है और यही आनंद है। जो चाहते हो वह ना चाहो, आनंद तुम्हारा है और तुम हो आनंद के। मनोशंकर, मैं तो जीना नहीं चाहता। मनोरमा, तब मरना चाहते हो, यही ना? मरना ना चाहो, जीना तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है। मनोशंकर, तुम्हें समझ लेना कठिन है। मनोरमा, डिप्टी साहब के लिए भी मैं समस्या हूं और तुम्हारे लिए भी। मैं क्या करूं? किसके किसके लिए रोऊं? अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए, अथवा चंद्रकला के लिए? चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं, हम मरीजों की दवा कौन करेगा? चंद्रकला का रोग असाध्य है, लेकिन हम तीनों का तो संघात हो रहा है, संघातक हो रहा है। मनोशंकर, मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने अर्थात मनोशंकर के पिता ने। मनोरमा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ इसका भी विकास हुआ। हाँ, पहले इसकी कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो रहा है। इस चिरंतन रोग के साथ तुम्हारा एक और रोग है, मैं समझती हूं कि। मनोशंकर, इस सब का मतलब यही कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। मनोरमा, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आंचल में अपना गला बांध दूं और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूं। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर नहीं रीझ गए हो, तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ या लो। अपना हाथ बढ़ाती है, पकड़ लो। मनोज शंकर मंत्र मुग्ध की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बांसुरी बजाओ, मैं चित्र बनाऊंगी। कुछ सोचकर, मैं विधवा हूं और तुम को भी विधुर होना होगा, और इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक जीवन का नहीं, अनेक जीवन का होगा। मनोज शंकर चिंतित होकर दूर आकाश की ओर देखने लगा। मनोज शंकर उसका कंधा पकड़कर उसे जोर से हिला देती है। कौन? मनोरमा। ठीक, किसका कंधा पकड़कर? मनोज शंकर का। चिंता नहीं, नहीं चिंता नहीं, हंस तो दो जीवन पर और जगत पर। तभी मुरारीलाल का प्रवेश होता है। मुरारीलाल बनावटी स्वर में, तुम लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया है। मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती है। मुरारीलाल बरामदे से निकलकर आराम कुर्सी पर बैठते हैं। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक उद्वेग है। मनोशंकर, क्या कहा आपने? मुरारीलाल, यही कि तुम लोगों ने यहाँ नाटक घर बना लिया है। मनोशंकर, शायद आप अभी नाटक देख कर आ रहे हैं, उसी भावना से आपको भ्रम हो गया है। मुरारीलाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ? मनोशंकर रूखे स्वर में, संभवतः वहां और क्या था? मुरारीलाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ जी। चंद्रकला की दुखदुखी बंद हुआ चाहती है। मनोशंकर हंसता हुआ, हा 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 हा। आप भी
तो रहते रहते सपना देखने लगते हैं। मुरारीलाल, इस बार तो तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार सब से असहयोग कर लिया है। तुम तो ऐसे नहीं थे। मनोज शंकर, अभी मेरा विकास हो रहा है। मुरारी लाल, डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा है। उनको संदेह है, कोई रोग का साफ लक्षण नहीं देख पड़ता। वे डर रहे हैं कहीं हृदय की गति न बंद हो जाए। तुम तो उसे देखने भी नहीं गए और वह। मनोज शंकर, मैं गया था। 10 मिनट से अधिक उसके पैताने खड़ा था। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर के ऊपर तकिया रखकर करवट लेट गई। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ? गंभीर हो उठता है। मुरारीलाल कमरे की ओर घुसकर, तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए? मनोरमा, वहीं से। मैंने उन्हें नहीं देखा था। विवाह की कोई भी स्मृति मेरे पास नहीं है। मुरारीलाल, हम सभी लोग दुखी हैं। मनोरमा, मुझे कोई दुख नहीं है। मुरारीलाल, तुम स्त्री होकर यह कह रही हो? मनोरमा, पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं न करते, इसलिए यह बात स्त्री ही कह सकेगी। और दूसरे, मेरा जीवन पिताजी की चांदी की तरह, हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मुछ की छाया के रंग और कलम के साथ बीता है। मुझे उस तरह के किसी अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं। जो मिला नहीं उसका चला जाना, उसका सुख क्या है और दुख क्या है? मुरारीलाल कुछ सोचकर, तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था? मनोरमा, रेखा चित्र तो मैंने स्वयं बनाया था। मेरा विचार था यहाँ से चले जाने पर उसमें रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला मुझे बहुत मजबूर कर उसे पूरा कराया। मुरारीलाल, चंद्रकला ने? मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरा हृदय जानता है या भगवान जानते हैं। मनोज शंकर, और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरी का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसीलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। मुरारीलाल, लेकिन मैं तो समझता हूँ एकाएक चुप हो जाता है। मनोज शंकर, आपने देखा नहीं यहाँ सब उसकी लाश लाकर रखी गई, वह किस तरह उसकी ओर आकर देखने लगी और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई। यहाँ ठहरती तो रो पड़ती। मुरारीलाल गहरी सांस लेकर, उसका हृदय बहुत कोमल है मनोज। उसका घाव देखकर घबरा उठी। उसी घबराहट में तुमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वह घबरा उठी थी। मनोज शंकर, संभव है मेरे कल्याण की भावना उसके हृदय में है, लेकिन। मुरारीलाल सहम कर, लेकिन क्या? मनोज शंकर, जाने दीजिए, कुछ नहीं। मुरारीलाल, नहीं कहो तो। मनोज शंकर, वह बात आपसे कही नहीं जा सकती। दो डग आगे बढ़कर बाहर देखने लगता है। मुरारीलाल, लेकिन मैं तो उससे अधिक तुम्ही को आस्वादन पा रहा हूं। मनोरमा, डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। मनोरमा का प्रस्थान। मनोज शंकर, मैं असावधान हूँ? मुरारीलाल, हाँ तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। मनोज शंकर, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन
केवल आपके चाहने पर वह पूरा नहीं हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, इसका ध्यान भी तो आपको रखना होगा। मुरारीलाल, लेकिन यह दूरी तुम्हारी ही बनाई हुई है तो। मुरारीलाल, नहीं, मैंने इस दूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है, अगर मैं अपने लिए यही उपयोगी समझूं। मुरारीलाल, तो मैं इसे अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? तुम भी कभी तुम्हारी अवस्था, मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था। इन चीजों को मैं खूब समझता हूँ। मनोशंकर उद्वेग में, यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते ही है। अग्नि है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। बांसुरी बजाता है। मुरारीलाल झटपट कुर्सी से उठते हैं और उसके हाथ से बांसुरी छीन लेते हैं। मनोशंकर कई बार सिर हिलाकर गोसवारे के नीचे थूकता है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मुंह से खून आ गया। मुरारीलाल, मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो। मनोशंकर, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मुरारीलाल, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनोशंकर, हाँ, उस हालत में मैं केवल देवता हूँ। मुरारीलाल, और यह व्यंग्य करना तुमने कहाँ सीखा? मनोशंकर, जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन को शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेश और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन जो उसे सुनते हैं समझते हैं मेरी तरह शायद व्यंग्य करते हैं। मुरारीलाल, तुम मेरा कुछ भी विचार नहीं करते। मनोशंकर, यह कैसे? मुरारीलाल, तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे। इतना ही नहीं, कितनी अनर्गल बातें तुम कह रहे हो। 10 वर्ष का समय बीत गया। मेरे व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। मनोशंकर, मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग्य ना करूं तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। मुरारीलाल, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें सुखी रखना चाहता हूँ, यही करता रहूंगा। मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवंत के रुपए ले लेना मैंने बुरा नहीं समझा। भगवंत कौन? रजनीकांत के चाचा, जिसने उसको मरवाया है। उसने दूसरों को लूटकर रुपया इकट्ठा किया है। यदि इसे लूटना भी माना जाए तो उसे लूट लेना मैंने बुरा नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे विदेश जाने की समस्या भी हल हो जा रही थी। मनोशंकर गंभीर होकर, तो फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है। इसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। जीवन और शक्ति के उस लोक में मुझे क्या मिलता? मैं वहां किस आशा से जाता? मुरारीलाल, सिविल सर्विस के लिए। मनोशंकर, यही तो आप नहीं समझ सकते कि मैं मृतक, सिर हिलाकर, जिसका भूत जी रहा है, आज 10 साल से वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता?
मुरारीलाल, तुम अपने को मृतक कह रहे हो? मनोशंकर, अवश्य, मैं मृतक हूं ही। मैं आत्मघाती पिता का पुत्र। किसी बड़े पद, किसी बड़ी मर्यादा के लिए मैं नहीं बनाया गया हूं। जब तक मैं यह ना जान जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, क्यों उन्होंने अपनी आत्महत्या की, उन्होंने जब तक एकाएक गंभीर होकर कुछ सोचने लगता है। मुरारीलाल उद्वेग के स्वर में, ओह, मालूम हो गया, मालूम हो जाएगा, जल्दी क्या है? जिसके लिए मनोशंकर कहते हुए स्वर में, लेकिन हो जाएगा कभी मालूम, इसी में तो संदेह है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूं। एक युग पूरा हुआ चाहता है। यह ध्यान रखेंगे कि 22 वर्ष का है अभी मनोशंकर, ठीक। और हमने देख लिया है कि चंद्रकला कितने वर्ष की है? 20 वर्ष की है। और मनोरमा कितने वर्ष की है? 18 वर्ष की है, ठीक। ध्यान में रखेंगे ये क्रम। और जब मनोशंकर के पिता की मृत्यु हुई थी तो मनोशंकर कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था, ठीक। नई पीढ़ी आया चाहती है, लेकिन यह रहस्य, उन्होंने आत्महत्या की क्यों? अभी त्यों का ज्यों का त्यों है, बना है। यदि मैं आज मर जाऊं मुरारीलाल, जैसे सचेत होकर, तो क्या होगा? मनोशंकर, यह गुप्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रखेगा। मैं इस जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में स्वर के इस तरह ही के साथ उसका शरीर भी कांपने लगता है। मुरारीलाल, आत्महत्या उन्होंने की थी, यह तो मैं जानता हूं, लेकिन क्यों, किस लिए, इस संबंध में तो मैं तुम्हें को विशेष बात नहीं बतला सकता। मनोशंकर चौंक कर, आप अभी भी छिपाना चाहते हैं? तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। उसका मुख भयानक हो जाता है और उसका शरीर आंधी के समय पेड़ की तरह हिलने लगता है। मुरारीलाल भय और आवेश में, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है क्या? तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? ईश्वर जानता है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। वह मेरे मित्र थे। हम दोनों का सारा लड़कपन, जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। संसार जानता है, हम लोग 2 शरीर, एक प्राण थे। कभी मनोशंकर की ओर, कभी धरती की ओर देखता है। उसके मुख का रंग एकाएक बिगड़कर लाल और अंततः काला हो जाता है। उसकी सांस वेग से चलने लगती है, जिससे उसकी छाती उठने और बैठने लगती है। बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगता है। मनोशंकर क्षोभ और अवहेलना की दृष्टि से उसकी ओर देखते रहता है। मनोशंकर कड़े शब्दों में, कहते चलिए। मनोशंकर कातर होकर, क्या कहूं अब? मनोशंकर, बस हो गया? बस कुछ कहना नहीं है? अब कुछ कहना नहीं है? मुरारीलाल संभल कर, नहीं। मनोशंकर उंगलियों को कड़ी कर बाएं हाथ सिर पर रखता है। अंगूठे के नीचे उसका बायां कान इस तरह दबकर ऊपर की ओर खिंच उठा है कि कान के नीचे का चमड़ा ऊपर को खिसकता हुआ सब मालूम हो रहा है। दायां हाथ बार बार हिलाते हुए, सूत्र रूप में नहीं, व्याख्या रूप में। सूत्र काला तो चल गया, अब तो व्याख्या काल है। घड़ी 2 घड़ी की व्याख्या में 10 वर्ष के सूत्र साफ हो जाएंगे, उनका अर्थ व्यक्त हो जाएगा। बस कहते चलिए। मुरारीलाल, तुमसे मुझे बड़ी आशा थी, इसीलिए उद्विग्न होकर उसकी ओर देखने लगता है। मनोशंकर क्षुब्ध होकर, उनकी आशाएं वैसी ही रहे, कुछ और बढ़ जाएं। उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखकर सिर हिलाते हुए, मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ उसका
उनका आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व ना था या मुझ में वह कला, वह कौशल ना था जिसे जिससे एक और 1000 चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती है। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी। रजनीकांत की मुस्कान में जो जादू था, उसकी हंसी में जो कंपन, जो मस्ती थी, उसकी अबोध आंखों में, उसके अबोध हृदय का जो आशापूर्ण प्रतिबिंब था, वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा, संस्कार, सब ओर से मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती रही, इसलिए चंद्रकला के लिए मुझ में कोई आशा न रही। उसने देख लिया मुझ में जो कुछ था, नीरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर स्वप्न की तरह बांसुरी हिलाकर एक अधूरी तान की तरह उसके सामने आया और क्षण भर में ही वह जीत गया। मैं हार गया। मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जीने का मतलब मेरे यहाँ रहना, इस वातावरण में मुस्कुराकर। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। ध्यान में रखेंगे, ये बात पूछा गया है। ठीक, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। फिर मुस्कुराकर, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिलता। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कह रहा है कि स्त्री के लिए किसका महत्व नहीं है? ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। ठीक, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। कौन कह रहा है? ध्यान में रख लेंगे, ये मनोज शंकर कह रहा है। ठीक, मुरारीलाल, लेकिन तुम्हारा उसके चरित्र पर इस तरह दोष लगाना। मनोज शंकर, किसके चरित्र पर? मुरारीलाल, चंद्रकला के। मनोज शंकर, मैं नहीं समझता। मुरारीलाल, तुम साफ कह रहे हो कि उसे प्रेम करने लगी है, और कैसे कहा जाता है? मनोज शंकर, अच्छा तब। मुरारीलाल, तब यही कि तुम्हें यह बात कहने का अधिकार क्या है? किसी के चरित्र पर इस तरह का आक्रमण। मनोज शंकर, उफ, इससे चरित्र का क्या संबंध? अगर वह इसे प्रेम करने लगी है तो इस प्रकार उसका चरित्र और निखर गया, उसमें बुराई कहाँ है? मनोज शंकर, इसमें बुराई नहीं है। मनोज शंकर, बिल्कुल नहीं। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कोई बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री की चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। कौन है? कौन कह रहा है? मनोज शंकर। ठीक, किससे? मुरारीलाल से। और उस पर भी यह जो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है? प्रेम वकील से राय लेकर, जज के अधिकार पत्र लेकर तो नहीं किया जाता। जो बात संभवतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मुरारीलाल, तुम तो मेरे दुख को 100 गुना कर देना चाहते हो। ओह! मुरारीलाल। मनोज शंकर, सच कह देना भी अगर दुख का कारण हो तो। मुरारीलाल, लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चल जाता। मनोज शंकर, लेकिन काम चल जाने में तो मेरा बहुत कम विश्वास है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं सारी रात अंधेरे में काट लूंगा। मुरारीलाल उसकी ओर देखने लगता है। हाँ कहिए वह बात। भीतर की ओर से डॉक्टर का प्रवेश। मुरारीलाल उठकर खड़े हो जाते हैं। मनोज तिरछी आंखों से डॉक्टर की ओर देखने लगता है। डॉक्टर मनोज की ओर देखकर,
इस तरह आपकी आंखें कमजोर पड़ जाएंगी। सदैव सीधे देखा कीजिए। मनोज मुस्कुराने लगता है। मुरारीलाल, बैठिए। दोनों कुर्सी पर बैठते हैं। हाँ, क्या हालत है? डॉक्टर, अभी निश्चित नहीं कर सका। इतना कह सकता हूँ कि अभी तक कोई शारीरिक लक्षण चिंता नहीं पैदा करता। वह बेचैन है। छाती और सिर से पसीना चल रहा है। ज्वर तो उसे है नहीं। ऐसी हालत में हाँ, हथेली और तलवे में जितनी चाहिए गर्मी नहीं है। आंखों का रंग हर पल बदल रहा है। होठ भी सूख गए हैं। नाड़ी की गति बहुत खराब हो रही है। बहुत खराब नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन एकाएक चुप हो जाता है। मुरारीलाल उत्सुकता से, क्या? कहिए, क्या हुआ? हृदय की धड़कन? डॉक्टर, मैंने उसे आपसे तभी कह दिया था कि मुझे संदेह है, और कलाई की घड़ी देखकर इतनी देर से देखभाल के बाद भी मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मुरारीलाल घबराकर कुर्सी से उठते हुए, हृदय की धड़कन बंद हो जाए? डॉक्टर, मैं खुद चिंता में पड़ गया हूँ। मुरारीलाल मनोशंकर की ओर देखते हुए, सुनो जी, तुम्हारे लिए तो यह नाटक था ना? डॉक्टर विस्मय से मनोज की ओर देखता है। मनोशंकर, डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम कि किस परिस्थिति और किस तरह उसे यह रोग हुआ, नहीं तो उनके लिए भी यह इतना भयंकर नहीं मालूम होता। डॉक्टर मुरारीलाल से, उसके नाड़ी जाल में रक्त को उत्तेजित करने के लिए दवा भरनी होगी। मनोशंकर, किस तरह? सुई देकर? डॉक्टर, हाँ। मनोशंकर, इसका मतलब कि आप उसके शरीर, उसके भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं। जब तक रोग रहा या नहीं, लेकिन अब जरूरत हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। डॉक्टर मुस्कुराकर, अच्छा, बांसुरी हाथ में है। कवि और, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कह रहा है ये? डॉक्टर कह रहा है। कवि और गायक भावुक जीव हैं। आप सुई देना ध्यान में रखेंगे, ठीक है? कवि और गायक भावुक जीव हैं। कौन कहता है? तो ये डॉक्टर कह रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, पूछा गया है बार बार। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए। लेकिन मैं जिलाना चाहूंगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। मनोशंकर, आपको कैसे निश्चय हो गया कि उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है? डॉक्टर, लक्षण ऐसे ही हैं। मनोशंकर, दो तरह के रोगों के भी लक्षण कभी कभी एक से होते हैं। डॉक्टर, खैर, बहस पीछे कीजिएगा। उसे अच्छे हो लेने दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है, और उसकी हालत भी अब चिंताजनक हो चुकी है। मुरारीलाल से, पानी गर्म कराइए। मनोशंकर, डॉक्टर साहब, फीस जो कहिए दिला दी जाए, लेकिन व्यर्थ उसे कष्ट न दीजिए। डॉक्टर, बड़े विचित्र आदमी हैं आप। आपने पहले ही दवा क्यों नहीं कर ली? अच्छे फीस देने वाले रहें, रोगी मर जाए और मैं फीस लेकर चलता बनूं। मुरारीलाल से, आप कौन हैं? मुरारीलाल, असमंजस में, यह कौन है? पूछता है। ठीक, मेरे एक संबंधी। मनोशंकर, डॉक्टर साहब, आप लोग रोग के कारण का अनुसंधान नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। नतीजा यह होता है कि आप लोग संजीवनी के लिए ही हैं, और मृत्यु संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। चंद्रकला की चिंता आप न करें, मैं उसकी दवा कर लूंगा। घंटे भर बाद आप इतना ही नहीं समझ सके कि उसका रोग शारीरिक है या
मानसिक। कौन कह रहा है ये कि चंद्रकला का जो रोग है वो शारीरिक है या मानसिक? तो यह कह रहा है मनोशंकर। ठीक, किससे? डॉक्टर से। उसके मस्तिष्क के चेतन कीटाणु आकस्मिक आघात से सहसा क्षुब्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। मुरारीलाल से, डॉक्टर साहब की फीस अगर 4 रुपए हो तो कृपया 40 रुपए देकर इन्हें विदा कीजिए। मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर लेता हूँ। मुझे स्वयं इस तरह का रोग हो जाता है। हाथ में लकवा मार जाता है, जीभ ऐंठ जाती है, आंखें अंधी हो जाती है। छाती पर हाथ रखकर लुक उठकर सिर फोड़कर निकलने लगता है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में अस्वाभाविक नाड़ी की गति कितनी है? डॉक्टर रूखे स्वर में, 70 से लेकर 80-85 तक। मनोशंकर, अधिक से अधिक कितनी है? डॉक्टर, 130 तक मौत हो जाती है। मनोशंकर, एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 बार हो गई थी। मैं अभी जी रहा हूँ। डॉक्टर विस्मय से, और ताप कितना था? मनोशंकर, बिल्कुल स्वाभाविक, 98 या उसमें से कुछ ऊपर। डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बुरा ना मानिएगा, उस विषय में जानकारी, यहाँ महत्वपूर्ण है, बुरा ना मानिएगा, उस विषय में जानकारी आपकी अंग्रेजी प्रणाली में अभी तक बहुत कम है। किसकी? मानसिक बीमारियों के संबंध में। ठीक है, आप लोग प्रत्येक बीमारी का शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही उसका कारण समझते हैं, जो कि अधिकांश बीमारियां मानसिक विक्षोभ के कारण होती हैं। आपकी समझ में चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है। मेरी समझ में एक आकस्मिक घटना के कारण उसकी ज्ञान सिराओं में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। आप यहीं रहिए, मैं उसे अभी टहलने के लिए शहर की ओर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर, लेकिन जब आप स्वतः बीमार हैं तो दूसरों की दवा आप क्या करेंगे? मनोशंकर, इसलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ और मुझे लाभ ही हुआ है। बीमारी तो मेरी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन इतना निश्चय हो गया है कि मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टर की चलती तो अब तक तो मैं कभी पंचतत्व में को प्राप्त हो चुका होता। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए जीवन बल के भीतर निरंतर काम करता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। मुरारीलाल कुर्सी की बाह पर झुककर आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर, अर्थात आप अब चिकित्सा की नई प्रणाली बना रहे हैं? मनोशंकर, जी नहीं, उसी पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि जब डॉक्टर न थे। मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद हो गए, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। डॉक्टर, आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था, नंगा रहना। मनोशंकर, आप अपने कपड़े में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसे समय की तरह विकार और बुराइयां भी बढ़ी। डॉक्टर, मैं समझता हूँ आप बहस करना चाहते हैं। मुरारीलाल से, आपने क्या निश्चय किया? मुरारीलाल,
जैसे नींद से उठकर। मैं कुछ नहीं समझ पाता, मुझे कुछ नहीं सूझता डॉक्टर। आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। शब्दों का भ्रम जो पैदा कर सके आप उसी को भूल जाते हैं अपने को, उसी में भूल जाते हैं अपने को। मुरारीलाल, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ। ना तो मेरा कोई अपना जीवन है और ना अपना आदर्श। अदालत के काम से भी चित्त घबरा रहा है। मनोज शंकर, कुछ सोचकर। कुछ नहीं डॉक्टर साहब। चंद्रकला इस समय टहलने जा सकती है या नहीं? डॉक्टर, मैं तो नहीं समझता, वह पलंग से उठ भी सकती है। मनोज शंकर, हा 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 हंसते हुए, कृपया कर आप लोग बाईं ओर के गोल कमरे की ओर दिखाकर आप लोग उस कमरे में चले जाइए, मैं उसे लेकर घूमने निकल जाऊं। डॉक्टर, क्यों? मनोज शंकर, यह आप नहीं समझेंगे। उसे दवा की नहीं, सहानुभूति और एकांत की जरूरत है। उसे दवा की नहीं, सहानुभूति और एकांत की जरूरत है। किसे? चंद्रकला को। संभव है आप लोगों को यहां देखकर उसके मन में फिर क्षोभ पैदा हो जाएगा। चुपचाप चले जाइए उस कमरे में, मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीजों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क से होता है। रोग की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति को काम करने का अवसर मिलता है प्रभाव के साथ। उठिए, चले जाइए आप लोग उस कमरे में। मुरारीलाल डॉक्टर का हाथ पकड़कर उठते हैं और नीचे उतरकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मनोज शंकर भीतर चला जाता है। हरनंदन सिंह बरामदे के सामने नीचे सहन कर आकर खड़ा होता है। इधर उधर चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, फिर निकल जाता है। मनोज शंकर, बंगले के भीतर से, तुम्हारा संदेश व्यर्थ है। यह तो कह तो रहा हूं, कोई नहीं है। डॉक्टर साहब तो सुई देने का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन मैं यह स्वीकार न कर सका। तुम्हारे बाबूजी कलेक्टर साहब के बंगले पर गए हैं। डॉक्टर साहब क्यों बैठे रहेंगे? वह भी चले गए। तभी थोड़ी देर सन्नाटा रहा। मनोज शंकर बीच वाले कमरे से आकर खड़ा रहता है और स्वर के साथ बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा और चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला का चेहरा उतरा हुआ है, आंखें कुछ सूज गई हैं। मनोज शंकर, इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए। संसार में एक से बढ़कर एक दुख है। चंद्रकला, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। मनोज शंकर, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। चंद्रकला धीमे स्वर में, मैं तुम्हें पहचान न सकी। मनोज शंकर, लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। जो कमी मुझ में थी, चलो आज नदी की ओर लेकर घूमने हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाएंगे। चंद्रकला, कैसी विरोध? विस्मय और चिंता की ओर चिंता से उसको देखने लगती है। मनोज शंकर, जो साधारणतः प्रकट तो कभी नहीं हुए, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्त हो चुके हैं और जिसके कारण हम लोग आज सदैव के लिए। चंद्रकला निराश होकर उसकी ओर देखती है। मनोज शंकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है। तुम्हारी आंखों में अभी संदेह है, उसे मिटा डालो, निकाल डालो उससे। अभी कहा नहीं जा सकता तुम्हें कितने साहस और धीरज से काम लेना पड़ेगा, एक से एक हल्का धक्का देकर। जाओ कपड़े बदल कर आओ, शाम हो रही है, देर ना हो। इस तरह क्यों देख रही हो? घड़ी तो घड़ी नहीं, दिन 2 दिन नहीं। अगर इस तरह खड़े होकर हम लोग जीवन भर कहते सुनते चले भी, वह अंतर
नहीं मिट सकता। वह तो स्वाभाविक और प्राकृतिक का अंतर है, हमारे जीवन का आधार है। चंद्रकला का प्रस्थान। मनोरमा इस समय कमरे की ओर की दीवार पर उंगलियों से रेखाएं खींचती हैं। यहीं तक हम रखते हैं आज। ठीक, नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टाटा बाय।